प्रदेश राज्यसभा सांसद आदरणीय सुभाष बराला जी, जो आज हमारा कार्यक्रम था आपातकालीन, जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं उनका सम्मान समारोह, उसके लिए विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्यसभा सांसद हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्हीं के साथ हमारे भाई मनदीप मलिक जी और हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक रहे दर्शन गिरि महाराज जी हैं। लोकतंत्रता सेनानी की जो हमारी लिस्ट है उसमें अगर मैं कहूँ सबसे ऊपर नाम, वो हमारे आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और आज के इस कार्यक्रम के बाद हम सब यहाँ आपके साथ बैठे हैं। मैं अनुरोध करूँगी हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी से कि वो आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा रही, जो भी ऊपर बातचीत भी हुई, वो आप सबके साथ साझा करें। आदरणीय सुभाष बराला जी। स्वागत है सब पत्रकार मित्रों का। आज पूरे देश में 1975 का वो 25 जून का दिन याद किया जा रहा है, काले दिवस के रूप में। जब ये दिन ढला था और अगली सुबह हुई थी, यानी कि दिन ढलने के बाद जो काली शाह रात आई थी, वो लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात लेकर के आई थी। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके चुनाव परिणाम के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया था, और उस समय की प्रधानमंत्री, मैं उनको तानाशाह प्रधानमंत्री कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, इन सारे फैसलों को धराशायी करते हुए अपनी मन मर्जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर चले, बगैर किसी मंत्रिमंडल से, यानी कि किसी के अपने ही मंत्रिमंडल से सलाह किए बगैर उस काली रात को देश के अंदर आपातकाल थोपती थी। जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, चाहे उसमें भारतीय जनसंघ के नेता थे या संघ के स्वयंसेवक, वो समाज के लिए उस समय काम करते थे। देश के हजारों हजार राजनेताओं को उनकी आवाज दबाने के लिए, ताकि कोई इंदिरा गांधी जी ने जो लोकतंत्र की हत्या की थी उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद ना करे, उनको जेलों में ठूस दिया था, लोकतंत्र को तार तार करने का काम किया था। आज उस काले शाह दिन को, उस रात को याद करने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार से सब जिला मुख्यालय, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं, वहाँ पर लोकतंत्र के जो प्रहरी थे, लोकतंत्र के जो सेनानी थे, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने में उस समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिन्होंने बहुत यातनाएं, पीड़ाएं सहन करके लोकतंत्र को बचाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपना सक्रिय योगदान दिया था, ऐसे महानुभावों को आज हमने सम्मानित करने का काम किया। और आज हिसार में भी लगभग 58 लोगों की सूची बनी थी, उसमें से 27 ऐसे लोकतंत्र प्रहरी खुद या उनके परिवार से, जो किसी कारण से आज नहीं आ पाए, उनके परिवार से पहुंचे। हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने ऐसे सब महानुभावों का, बुजुर्गों का, माताओं का, परिवार के जो सदस्य आए थे कुछ के, उन सब का सम्मान किया है। और आज के इस दिन मैं आपके माध्यम से एक ये बात भी जनता तक पहुंचाना चाहूँगा
कि हम पिछले दिनों एक बात देखते आ रहे हैं कि जब से लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा, उसी समय से कांग्रेस पार्टी और उसके साथ जिन गठबंधनों का एक दृश्य हमने देखा, खास करके इंडी अलायंस जिसको कहे, वो हाथ में संविधान की प्रति लेकर के चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। कल से जो लोकसभा का अधिवेशन शुरू हुआ, उस समय भी कांग्रेस पार्टी समेत उन दलों के लोग भारतीय संविधान की प्रति लेकर के और लोकसभा में जाते हुए दिखाई दिए। बड़ी तकलीफ भी होती है और बड़ी हंसी भी आती है कि ऐसी पार्टी के लोग जिन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, संविधान को तार-तार करने का काम किया, वही लोग आज ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से, नरेंद्र मोदी जी से लोकतंत्र को और संविधान को। और मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की भी होती है कि समाजवादी पार्टी जैसे कुछ दल, जिनके नेताओं ने उस समय वो यातनाएं सही थी जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, वो भी आज कांग्रेस के साथ खड़े होकर के लोकतंत्र को खतरे की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन से कहीं जरा सा भी कोई खतरा नहीं था। संविधान को ना कोई खतरा था, ना कोई खतरा था। इन लोगों ने इस चुनाव के दौरान एक दुष्प्रचार और भी किया कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार तीसरी बार अगर देश के अंदर आती है तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये सब बातें मैं समझता हूं आज के दिन जो हमारी वर्तमान की नौजवान पीढ़ी है, खास करके उसको समझने की बात है, खास करके इस बात के ऊपर ध्यान देने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक मजबूत नेतृत्व इस देश को दिया नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने इन पिछले 10 सालों के अंदर देश के आधारभूत ढांचे को इतना मजबूत किया, चाहे उसमें रोड है, रेल है, एयरवेज है, वाटरवेज है। उन्होंने हमारे जो सांस्कृतिक हमारी देश की विरासत है उसको भी मजबूत करने का काम किया। चाहे 21 जून जो अभी 4 दिन पहले पूरी दुनिया के एक बड़े हिस्से में जल, थल और नभ के अंदर नज़ारा देखा, योग दिवस के रूप में मनाया। योग करते हुए पूरी दुनिया के लोग दिखाई दिए। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने अपने एक एक वायदे को निभाने का काम किया। चाहे भारतीय जनसंघ के जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था ये कहते हुए कि एक देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो एक विशेष दर्जा धारा 370 और 35A के रूप में जो था, चाहे वो खत्म करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया हो, या फिर पूरी दुनिया के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा मनवाने का काम किया हो, या फिर सैकड़ों प्रक्षेपास्त्र एक समय के अंदर अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च करते हुए
देश के वैज्ञानिकों का लोहा मनवाने की पूरी दुनिया के अंदर बात हो, या फिर हमारी मिलिट्री का साजो सामान जिसको हम पहले आयात करते थे, हमारे देश के अंदर ही निर्माण उसका करते हुए और देश को न केवल इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात की, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे सैनिक साजो सामान का निर्यात करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की बात हो, या फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो 13वें पायदान पर थी, इनमें 10 सालों के अंदर 5वें पायदान पर आई, और आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि भविष्य में भारत तीसरी एक मजबूत अर्थव्यवस्था इस देश की, इस दुनिया की बने। इस प्रकार के जो काम किए, मैं समझता हूं इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हम कह सकते हैं जिनके चलते भारत राष्ट्र का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा। चाहे G20 सम्मेलन की मेजबानी करते हुए एक नए देश को उसमें शामिल कराने की बात हो, एक ही देशों को शामिल कराने की बात हो, या फिर अभी G7 का जो सम्मेलन था इटली के अंदर, उसमें अपनी भूमिका जो इन्होंने निभाई विशेष आमंत्रित देश के नाते, और G7 के देशों ने भी भारत के प्रधानमंत्री को केंद्र बिंदु के अंदर रखना, ये देश के लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं समझता हूँ इस बात का संकेत देता है तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि G7 के देशों ने जो मान सम्मान नरेंद्र मोदी जी का किया, वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो भारत राष्ट्र का सम्मान है। भविष्य में और ज्यादा सम्मान और ज्यादा भारत की ताकत पूरी दुनिया के अंदर बढ़ेगी, इस बात से स्पष्ट हम लोगों को ध्यान आता है। तो ऐसी पार्टी, ऐसा गठबंधन, ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला, उसने देश को इस प्रकार से मान सम्मान दिलाने का काम किया, मजबूत करने का काम किया। आज उन्हीं के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी, उनके गठबंधन के लोग ये कहते हैं कि मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए से लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, तो बड़ी पीड़ा भी होती है, बड़ा दुख भी होता है, बड़ी तकलीफ भी होती है और बड़ी हंसी भी आती है कि आज के दिन ही जिस पार्टी ने, जिसके नेतृत्व ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने का काम किया था, संविधान को जिसने, उस पीढ़ी ने तो कुचलने का काम किया ही था। हमने ये भी देखा पिछले कार्यकाल के अंदर कैसे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 2004 और 14 के बीच में देश में थी, देश के कानून पास किए हुए कागजों को उसी श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर फाड़ करके और फेंकने का काम किया था। यानी कि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार किया। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा हमारी वर्तमान की पीढ़ी से कि इन सब बातों का ध्यान करते हुए, और जैसे ये लोग लोकतंत्र को कमजोर भी करते हैं और फिर लोगों को धोखा देने का काम भी करते हैं, इन प्रपंचों को समझें और जो सच्चे अर्थों में भारत की मजबूती के लिए, भारतीय संविधान की मजबूती के लिए लोग काम करते हैं, उनके ऊपर ध्यान देते हुए हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। ये बात मैंने आप लोगों को कहनी थी, कोई आपने इसके बाद आप भी कह रहे थे कि काला दिन मनाया जा रहा है, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी जी, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि जनता को आप ये मैसेज क्लियर नहीं करवा पाए और कांग्रेस इसी संविधान के खतरे को बता करके भाजपा और नरेंद्र मोदी संविधान को बदल देंगे, प्रजातंत्र का गला घोट देंगे,
वो 54 से 99 पे पहुंच गई और आप 303 से 239 पर आ गए। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, लेकिन एक बात के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी जहां 240 सीटें जीती, सामने सारा तथाकथित इंडी अलायंस, वो गठबंधन, केवल भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बराबर सीटें नहीं लेकर के आ सकती। हमने प्रयास किया कि हम हमारे देश के नागरिक, हरियाणा के नागरिकों को ये बात समझा पाएंगे। बड़े पैमाने पर हम इसमें कामयाब भी हुए, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था इस प्रकार की है कि थोड़ा लोग गुमराह हो भी जाते, लेकिन भविष्य में हम लोग इस बात के ऊपर और ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन उस पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी जो आपने बात कही, संविधान की खतरे की बात कही, उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अगर सरकार में आई, सत्ता में आई, तो ये आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने और भी छलावा लोगों को, गरीब लोगों, खास करके महिलाओं को देने का काम किया कि चुनाव के बाद आपके खाते के अंदर खटाखट 8500 रुपये आएंगे। ये बहुत सारे कारण थे, और आज आम जन और खास करके महिलाएं ऐसे कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे को खटाखट करके खटखटा रहे। राहुल गांधी के दरवाजे को आज देश की जनता और हमारी आदरणीय मातृशक्ति खटखटा रही है। आज जो तथाकथित इंडी अलायंस के दल थे, अखिलेश यादव समेत सब नेताओं के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं कि हमारे 8500 रुपये दो, और इस बात का जवाब दो कि किस प्रकार से संविधान को खतरा है। साहब, विपक्ष बार बार बोल रहा है कि इस बार जो सरकार है कमजोर नहीं है, इसमें जोर कमी मिल सकती है। देखिए, मैंने एक बात कही है, ये विपक्ष के लोग तो केवल जो गठबंधन में थे, गठबंधन भी उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी के बराबर भी नहीं है। हमारी सीटें 292 सीटें एनडीए की आई, और वो भारतीय जनता पार्टी से भी कम सीट लेकर के आए। कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों की विश्वसनीयता को खतरा है। खतरा उनकी विश्वसनीयता को इसलिए है कि उन्होंने कहा था हम चुनाव बाद 8500 रुपये बहनों के खाते के अंदर डालेंगे, खटाखट डालेंगे। लोग सवाल कर रहे हैं। विश्वसनीयता को उनकी इसलिए खतरा है कि लोग पूछ रहे हैं कि संविधान को किस प्रकार से खतरा था, किस प्रकार से आरक्षण को खतरा था। अगर खतरा है तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता, उनकी पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी इतना गुमराह देश की जनता को करने के बाद भी 2 डिजिट में रही, 2 आंकड़े, 3 आंकड़ों में उनकी संख्या नहीं पहुंची। सर, जब से अनिल विज गृह मंत्री पद से हटे हैं या हटाए गए हैं, वो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उसके बाद प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था लच्चर हो गई है। कल ही यहाँ पर महिंद्रा के शोरूम पर अंधाधुंध गोलियां चली हैं। उससे पहले चेन स्नेचिंग की घटनाएं हिसार शहर के अंदर कम से कम हफ्ते में 5-6 बार हो रही हैं। और आपके स्थानीय जो मंत्री हैं, उनको अगर फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं और जवाब नहीं देते हैं। तो कानून व्यवस्था कब तक ठीक होगी? देखिए, रहती है, ये पहले भी थी और आज भी है। चाहे इसमें गृह मंत्रालय किसी के पास हो, हर समय हमारी सरकार अच्छा करने का प्रयास करती है। अनिल विज जी ने भी बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। वर्तमान में भी हमारे मुख्यमंत्री के पास ये मंत्रालय है, वो अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं।